बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। अमरीका और ईरान की लड़ाई अब पूरे मशरक़ वस्ता में फैल चुकी है और हूसी मलेशिया ने सऊदी अरब पर भी हमला कर दिया है। और सऊदी अरब पर जो हमला है ये पाकिस्तान पर हमला है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कि जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक दफ़ाई मुआहदा है, उसको अगर हम गौर से पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि एक पर हमला दोनों पर हमला समझा जाएगा। तो अब ये जो हमला है इसकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत कर दी है। तो सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है और ये जो ईरान और अमेरिका की लड़ाई है इसमें अब बहुत सी इंटरनेशनल फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही हैं और बहुत सी फोर्सेस ऐसी भी हैं जो कि इससे अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान जो है वो पिछले 5 महीने से ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला ठीक करने की कोशिश में है, सालिसी की कोशिश कर रहा है 5 महीने। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जो 5 महीने गुजरे हैं, इन 5 महीनों में पाकिस्तान के अंदर बहुत से मामलात जो हैं वो बिगड़ गए हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपके सामने है। अब आज़ाद कश्मीर में भी एक सियासी अबतरी जो है वो आपको नज़र आ रही है। और 15 जुलाई से जो आज़ाद कश्मीर में एक कालदम जॉइंट एक्शन कमेटी है उसने आज़ाद कश्मीर असम्बली के घेराव का ऐलान कर दिया, जबकि इसी महीने के आखिर में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन भी होने वाला है। तो सूरत हाल जो है अगर आप इंटरनेशनल सिनारियो सामने रखें तो ये लगता है कि हमें पाकिस्तान में इस वक्त एक कौमी यकजहती की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखें तो अचानक सियासतदान जो हैं उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी शुरू कर दी। आज आपने देखा होगा कि बहुत से जो हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। तो ये जो सूरत हाल है इसमें आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर। उनके साथ हैं जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब, सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा नाज बलोच साहिबा। सबसे पहले तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो सऊदी अरब पर हमला हुआ है इस हमले की जो बैकग्राउंड है बड़ी मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ कि तनाज़ा है क्या, हूसी मलेशिया का और सऊदी अरब का तनाज़ा एक्चुअली है क्या, और ये जो हमला है इसका पस मंज़र क्या है। जो यमन का जो जनूब मगरबी इलाका है और दारुल हुकूमत अदन, इस पे यमनी हुकूमत की अमलदारी है और यमनी हुकूमत को सऊदी अरब की हमायत हासिल है। यमन के जो शुमाल मगरबी इलाके हैं ये हूसी मलेशिया के कब्ज़े में हैं और हूसी मलेशिया है इसे ईरान की हमायत हासिल है। तो कल हूसी मलेशिया ने यमन के एक तैयारे को सना एयरपोर्ट पर उतरने से रोका। यह त्यारा जो है ये यमन का सरकारी त्यारा था, क्योंकि यमन की हुकूमत ने एक ईरानी त्यारे को अपनी हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी थी और इसमें वो हूसी वफ़द सवार था जो ईरान से आयतुल्लाह अली ख़ामनई साहब की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद वापस आ रहा था। तो ये त्यारा जो है ईरानी त्यारा, ये जब वापस चला गया तो उसके बाद हूसी मलेशिया ने सऊदी अरब के जनूब मगरब में आबा एयरपोर्ट पर हमला कर दिया, जिसकी पाकिस्तान ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। तो तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो हमला है सऊदी अरब पर, ज़ाहिरी बात है हूसी मलेशिया को ईरान की हमायत हासिल है तो यही समझा जाएगा कि इस हमले के पीछे ईरान है। पाकिस्तान ने इसकी मज़म्मत तो कर दी है, तो अब आप ये नहीं समझते कि दफ़ाई मुआहदे के तहत पाकिस्तान पाबंद है इसका जवाब देने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह के जो इंटरनेशनल तनाज़ात जितने भी हैं उसके ऊपर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है वो नहीं दी जा सकती जी। इसमें हमारा जो फ़ॉरेन ऑफिस है वो ज़िम्मेदार वजारत है जो इस तरह की सिचुएशन के ऊपर जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव और ज़िम्मेदाराना जो बयान है वो जारी करते हैं, क्योंकि ये हमारी एक इंटरनेशनल, आप ये कहें कि डिप्लोमेसी, हमारी सालसी की जितनी कोशिशें पाकिस्तान इससे पहले कर चुका है और बड़ी कामयाब, जो आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में की, हमारी बड़ी कामयाब सफारती कोशिशें रही हैं। सालसी का बड़ा कामयाब किरदार रहा है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के बावजूद दोबारा ये सिचुएशन पैदा हुई है इस ख़त्े में, क्योंकि दुनिया ने अमन का एक सांस लिया था कि आबनाए हुर्मुज़ में बग़ैर किसी तातुल के जो जहाज़ों की आमदोरफ़्त है वो शुरू हो गई थी
जो तेल या गैस की कीमतें हैं वो बिल्कुल मामूल के ऊपर आ गई थी, और उसके बाद ईरान की तरफ से वहाँ पे अटैम्प्ट होना बाबनाए हुर्मुज़ पे जहाज़ों पे, फिर उसका रिएक्शन अमेरिका की तरफ से आना, फिर ईरान का रिएक्शन इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ आना, तो ये दोबारा एक पेचीदा सूरत हाल पैदा हो गई है। पाकिस्तान आज भी अमन का ख़्वाह है और हमारी आज भी ये कोशिश है कि दोबारा जो है बातचीत के ज़रिए इस मामले को हम सेटल कर सकें। बाकी सऊदीया के साथ जो हमारा एक दिफाई मुआहदा है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उसकी हद तक हम बिल्कुल क्लियर हैं कि एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला तस्वुर किया जाएगा। और सऊदीया चूँकि हरमैन शरीफैन की वजह से हमारे यानी ईमान के हवाले से हमारी एक रूहानी और जो कनेक्शन है उनके साथ, उसके हवाले से बड़ा ही हमारे दिलों के करीब है और हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, और हरमैन शरीफैन की हिफाजत जो है वो हर मुसलमान के लिए और पाकिस्तान के लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है। तो वो उनकी एक स्पेशल हैसियत है जिसे हम बहुत ही अपने दिल के करीब रखते हैं, तो वो अपनी जगह इंटैक्ट है, वो उससे हम कोई दो राय नहीं है कि हम पीछे हटें। जी सेनेटर अली ज़फ़र साहब, ये आप क्योंकि इंटरनेशनल लॉ पर भी गहरी नज़र रखते हैं, तो ये जो हूसी मलेशिया ने अटैक किया है सऊदी अरब पर, आपके ख्याल में अब इसके बाद पाकिस्तान को कैसा जवाब देना चाहिए? वो जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, उसके मुताबिक जवाब देना चाहिए या कुछ रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए? देखें, डिफेंस का ये जो मुआहदा जब कर रही थी हुकूमत को उस वक्त चाहिए था कि उसको पार्लियामेंट के साथ बाकायदा इन कॉन्फिडेंस लेके डिबेट करने के बाद साइन किया जाता, क्योंकि इस किस्म के मुआहदे जो हैं उनका नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। अगर आप बिल्कुल एक कानूनी नज़र से देखें तो बहुत सारी शिक्कें होती हैं इस किस्म के मुआहदों में कि कौन सी चीज़ किस वक्त आप कह सकते हैं अपने साथी मुल्क को कि आप हमारी मदद के लिए आएँ, और कौन सी चीज़ें स्कर्मिशेस होती हैं या फुल फ्लेज एक वॉर नहीं होती, एक जंग नहीं होती, वो सिर्फ एक अटैक होता है। उसमें भी क्या दूसरे मुल्क को आप बुला सकते हैं कि आप हमारी मदद के लिए आएँ या ना आएँ। तो ये चूँकि मुआहदा एक तरह से छुपा हुआ मुआहदा है, उसकी अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि उसकी डिटेल्स क्या हैं, तो उसको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें ये लिखा है और अगर ये मुआहदा बड़ा वाज़ेह है कि अगर किसी किस्म का भी हमला हो किसी टेरिटरी को, बेशक एक हमला क्यों ना हो, जंग ना हो, तब भी हम बुला सकते हैं दूसरे मुल्क को मदद के लिए, तो फिर तो पाकिस्तान को अच्छा अली ज़फ़र साहब, मैं आपको थोड़ा बता दूं, पड़ेगा। मैं थोड़ा बता देता हूँ कि इस ये जो मुआहदा है ये जब हुआ था तो उस वक्त जो डिटेल सामने आई थी वो ये बताती हैं कि इसकी जो एक आर्टिकल है वो कहती है किसी भी मुल्क पर, यानी दोनों में से किसी भी मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा, दोनों ममालिक किसी भी ख़तरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे, एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दफ़ा के लिए मौजूद रहेगी, पाकिस्तान मुक़द्दस मकामात के दफ़ा में सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा, दोनों भरपूर ताकत के साथ जवाब देंगे। मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दफ़ाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जारहियत के ख़िलाफ़ मुश्तरका दफ़ा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। और आर्मी चीफ़ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने इस मुआहदे की कामयाबी में कुलीदी किरदार अदा किया था। ये देखिए, अब इसमें जो क्रूशल लफ्ज़ है वो हमला। अब किस चीज़ को हमला तस्वर किया जाता है इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक, उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। और मुआहदे में क्या लिखा है कि हमले का क्या मतलब है। ठीक है, अगर कोई किसी के ऊपर ड्रोन अटैक कर दे, मिसाइल कर दे, तो ये डिटेल्स की बात है, लेकिन लिखा है मुआहदे तरह रिस्ट्रेंट सारे ममालिक को कहें कि आप रिस्ट्रेंट करें, और हम भी ख़ुद भी रिस्ट्रेंट करें, क्योंकि हम इस वक्त इस हाल में नहीं है ये मुल्क के हम किसी जंग में अपने आप को डाल दें। ठीक है, बेशक जो भी इशू है इसको हमें रिज़ॉल्व करना है किसी तरह, और जिस तरह हमने ईरान और अमेरिका के दरमियान MOU करने की कोशिश की, इसी तरह हमें अपना रोल अदा करना चाहिए। लेकिन फ़िज़िकल जंग जो है वो हम नहीं इस वक्त बर्दाश्त कर सकते। आप बलूचिस्तान का आपने ज़िक्र किया, आज़ाद कश्मीर का ज़िक्र किया, GB का ज़िक्र किया, KPK का ज़िक्र किया, पाकिस्तान की मईशत का ज़िक्र किया आपने।
तो ये सारे ऐसे मामलात हैं जो कि एक बड़ा क्रूशल क्राइसिस है, और मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत इस सब सारे मामलात के साथ निपट। अच्छा, नाज बलोच साहबा, अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे इंटरनल मसाइल हैं, जिनकी निशानदही अली ज़फ़र साहब ने भी की है, मैंने भी अपनी इब्तदाइये में की, तो इस वक्त पाकिस्तान के जो हमारे जो लीडर्स हैं, ख़ास तौर पे जो हुकूमत के अहम लीडर हैं, वो उनकी ज़्यादा तवज्जो जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात बेहतर करवाने में है। वो दोबारा सीज़ फायर की तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो है कि सीज़ फायर दोबारा हो जाए। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे नहीं हैं कि अब हमारी जो लीडरशिप है उसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे जो इंटरनल मामलात हैं वो भी उनकी जो सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। उनको देखना और उनके ऊपर नज़र रखना वो बहुत ही अहमियत के हामिल है। आपको पता है इस वक्त जो बलूचिस्तान के हालात हैं, जो इस वक्त हमारे पास बॉर्डर के सूरत हाल हैं, उसमें आप कश्मीर की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, तो एक तरफ दुश्मन जो है वो पेनिट्रेट करके हमारे मुल्क के अंदर हर हद्दुल इम्कान कोशिश करके इंसर्जेंसी कराने में अपनी कोशिशें कर रहा है। तो वो तहफ़्फ़ुज़ करना, इंटरनल अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना, अपने एक्सटर्नल रिलेशंस को मेंटेन करना, ये पाकिस्तान की प्रायोरिटी है और होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर मज़ीद जो है डिबेट की ज़रूरत है और इस पे बहुत ही हमारा सख्त मौक़िफ़ होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इस बात में कोई शक नहीं कि चूंकि ईरान हमारा एक बॉर्डरिंग नेबरिंग कंट्री है और बहुत ही हद तक जो है आप देखें कि इंटरनेशनल प्राइसेस जब ऑयल की बढ़ रही हैं खत्ते के अंदर और इन्फ्लेशन के ऊपर जो बहुत मनफी असरात पड़ रहे हैं, ये तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट ग्लोबल तो होगा लेकिन पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका होता जा रहा है। और वो आपने गुज़िश्ता दिनों में देखा, इस वक्त जो जंग की सूरत हाल के अंदर हम देख रहे हैं, ये मज़ीद खौफनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है और ये किसी भी तौर पे इस वक्त फौरी तौर पे काबू में ना आने वाली सिचुएशन जो है वो दिखाई दे रही है। अल्लाह करे कि इस पे काबू आए, अल्लाह करे कि मामला जो है ये बेहतरी की तरफ जाएं। पाकिस्तान ने जो सालसी में अपना किरदार अदा किया वो अपनी जगह बिल्कुल बहुत ही मस्बत एक किरदार अदा किया और उसकी शायद वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे बहुत सारे ममालिक जो है इस मामले को लेकर आगे बढ़ते हुए डायलॉग की तरफ नहीं आ रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा जेस्चर भी दिखाया और बहुत बड़ी एफर्ट भी की ताकि कम से कम एक टेबल पे बैठकर डायलॉग हो सके और बात जो है वो अफ़ाम और तफ़हीम के जरिए हल हो। जहां तक देखिए हमलों की ताल्लुक है, इस बात में कोई शक नहीं। तारिक फजल चौधरी साहब ने जो बात की, मैं उनको टोटली सेकंड करती हूँ इस बात पे कि देखिए हरमैन शरीफैन जो है वो हमारे दिलों में बसता है। तो वहाँ पे जो है हर मुसलमान का जो हमारा एक आप देखें कि हमारा दिल धड़कता है, हमारे ईमान का हिस्सा है। तो जो पाकिस्तान का मुआहिदा सऊदी अरेबिया के साथ है वो अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है। अब उसमें जो उनकी डिफेंस पॉलिसी है वो क्या कहती है कि वो इस वक्त इस सिचुएशन को जो सऊदी डिफेंस पॉलिसी है उसके मुताबिक कैसे लिया जाता है, और पाकिस्तान डेफिनेटली स्टैंड साइड बाय साइड और हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं कहती हूँ ना सिर्फ एज ए कंट्री बल्कि ये पूरी कौम जो है वो हमेशा सऊदी अरेबिया के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी और हर मुसलमान खड़ा रहेगा। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक ये ईरान वाली सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान ने जो एक एफर्ट की है वो एफर्ट मैं समझती हूँ कि एक पॉजिटिव एफर्ट है, एक अच्छा जेस्चर है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे ऊपर इस वक्त पाकिस्तान पे जो बहुत बड़ी एक और जिम्मेदारी आयद होती है वो ये भी है कि हम अपने मुल्क के अंदरूने खाना जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने में, अपने मुल्क की जो पीस है उसके लिए भी हमें एफर्ट करनी है। तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमें सर जोड़ने की ज़रूरत है, हमें एक होने की ज़रूरत है, हमें यूनिटी की ज़रूरत है। और ये जो आपस के अंदरूने खाना जो हमारे सियासी तफरुकात हैं इनको मिटाकर पार्लियामेंट को फाल बनाते हुए पार्लियामेंट के अंदर हर चीज के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करके एक इफेक्टिव डिबेट करके मामलात को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा, वज़ीर पार्लिमानी अमूर खुशकिस्मती से हमारे साथ है, तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आप अभी मीरपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी जो है वो भी बड़ी एक्टिव है और मुस्लिम लीग नून भी बड़ी एक्टिव है। दूसरी तरफ वहाँ 15 जुलाई को वो जो कालादम एक्शन कमेटी है वो
उन्होंने आज़ाद कश्मीर असम्बली के घिराव का ऐलान किया है। तो ये फिर अगर हमें इंटरनल यूनिटी की ज़रूरत है, अंदरून मुल्क हमें पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर बनाने हैं, तो ये बातचीत से मसला हल क्यों नहीं हो सका ये कश्मीर का, जबकि नवाज शरीफ साहब ने भी आपको कहा था कि बातचीत से मसला हल करो। मीर साहब, बिल्कुल इंटरनल यूनिटी की ज़रूरत है और उसके लिए हम कोशां हैं, लेकिन इंटरनल यूनिटी का मतलब सरेंडर नहीं होता कि रियासत जो है हर मामले में सरेंडर कर जाए। जो कश्मीर की आपने इशू की बात की है और वहाँ पे घिराव की बात इससे पहले भी की गई और उसके लिए अक्टूबर 2025 में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की खुसूसी हिदायत पे हम वहाँ पे गए थे। हम 5 वज़रा वहाँ पे गए थे और इस पार्टी के भी 2 सीनियर अकाबरीन राजा परवेज़ अशरफ साहब और कमर कायरा साहब थे। तो हम उनसे एक मुआहदा करके आए थे और मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि उस मुआहदे के जो 38 निकात हमने माने थे, उनमें कई ऐसे थे जो ना मानने वाले थे, यानी काबीना का साइज़ कम कर दिया, वजारतें कम कर दी, बहुत सारी और ऐसी चीज़ें थी जिनकी तफसीलात मैं दे चुका हूँ। 35 निकात हम उनके अभी तक यानी उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। अभी जब दोबारा उन्होंने ये कॉल दिया तो अभी 30 मई को दोबारा गए थे इमरान सनाउल्लाह साहब, मैं और चंद और हमारे साथ इसी तरह अकाबरीन थे जिनका नाम मैं ले चुका हूँ। लेकिन उसके बावजूद जब आप एक ज़िद और अना के खौल में और बिल्कुल आप फैसला कर लें कि नहीं हमने तो जनाब ये चढ़ाई करनी है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। देखें नहीं, लेकिन बीच में ऐसा भी वक्त आया कि उनसे कहा गया कि आप ये रावला कोर्ट में धरना डिस्पर्स करें, उन्होंने डिस्पर्स किया, लेकिन फिर आपके जो वहाँ पे सरकारी अफसरान थे उन्होंने कहा देखा हमने भगा दिया इनको, वो फिर वापस आ गए। नहीं मीर साहब, मेरी इतलात, मैं बड़ा क्लोजली सारे मामले को देख रहा हूँ, मेरी इतला के मुताबिक कभी भी वो धरना जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। गो के उसमें हमने उन्हें ये पेशकश की थी कि अब चूँकि वो तंजीम जो है वो कलअदम हो चुकी है, लिहाजा बराह रास्त गवर्नमेंट उनके साथ मुज़ाकरात पे नहीं बैठ सकती। हर तरह की एश्योरेंस उन्हें देने के लिए तैयार थे कि किसी के ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती नहीं होगी, जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं वो सामना करें, बाकी डिस्पर्स करें। आप अपनी को कमेटी बना दें, जो लोग जो हैं मुकदमात में नहीं हैं वो बाद में बैठ के कोई बातचीत करके रास्ता लेकिन निकल सवाल सकता मेरा था। आपसे यह था कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बातचीत करें, आप इतना लंबा जवाब दे रहे हैं, उसका नटशेल यह है कि हमने बातचीत नहीं करनी। देखिए, बराह रास्त कलअदम तंजीम के उन लोगों से कि जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, 4 वहाँ पे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ कैसे बातचीत हो सकती है? मियां नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा था इनसे बात करें। इस मामले को बातचीत के ज़रिए हल करने की बात कायदे मोहतरम की तरफ से आई थी। उसके लिए हमने उन्हें बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया था, जो लोग धरना दिए बैठे हैं। और आज भी मैं ये बात कहूँगा कि देखें सड़कें जो हैं ये रियासत की मिल्कियत होती हैं। मुख्तलिफ ग्रोह अगर किसी भी रियासत की मुख्तलिफ सड़कों पे कब्जा कर लें तो ये कोई तरीका नहीं है। तो अब कल क्या होगा? कल वो फिर दोबारा जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ, क्या होगा कल? मेरे साहब, किसी भी स्टेज से रियासत को जब डंडे लहराए जाएँ और दिखाए जाएँ तो रियासत अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानती है, लेकिन और वो उसका राइट होता है, दुनिया को कोई मुल्क हो, लेकिन उनके खिलाफ नरमी बरती गई है। वो उन्होंने डंडे लहराए लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही हम उसके हक में हैं। शौकत नवाज मीर को इतनी फायरिंग की गूंज में गिरफ्तार किया गया तो वो नरमी थी? नहीं, कोई शौकत नवाज को फायरिंग की गूंज में गिरफ्तार करने की मेरे पास कोई इतला नहीं है। अच्छा, वो गिरफ्तार ही नहीं है, लेकिन नरमी उनके साथ ये अच्छा आप वो गिरफ्तार ही नहीं है? सर, गिरफ्तार है या नहीं है ये तो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर उसको कंफर्म करेगी, लेकिन कोई फायरिंग या इस तरह की कोई बात जो है उनकी गिरफ्तारी से मंसूब कम से कम मेरी मालूमात में नहीं है। बाकी आज भी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि खामखा इस मसले में से पहले भी कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, मज़ीद तसादुम की शक्ल में नुकसान हो सकता है, मामलात को उस तरफ ना ले जाएं कि दोनों तरफ से मजीद जो है वो तो क्या जाने जो है वो लॉन्ग मार्च ना करें? क्या करें? लॉन्ग मार्च ना करें, पुरअमन तरीके से वहाँ से मुंतशिर हो। अगर वो कोई गारंटी चाहते हैं कि हमारे साथ किसी तरह का कोई मावरा या अदालत मावरा कानून सलूक नहीं किया जाएगा, वो गारंटी हम देने के लिए तैयार है। मैं तैयार हूँ, उन्हें गारंटी दी जाएगी, ज़्यादती नहीं होगी, लेकिन कानून को हाथ में ना लें, तसादुम की तरफ और लड़ाई की तरफ ना जाएं। जी, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। जी सेनेटर अली ज़फ़र साहब, आपने ब्रेक से पहले गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो कह रहे थे कि जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है उसमें जो लोग कल 15 जुलाई को आज़ाद कश्मीर असम्बली का घेराव करने जा रहे हैं उनको चाहिए कि कानून को हाथ में ना लें।
तो आपके ख्याल में इस मसले का क्या हाल है? देखिए, मैं तो हामिद मीर साहब समझता हूँ कि एक सियासी हुकूमत या सियासी जमात ये कहे कि हम एक बातचीत से किसी मसले का हल नहीं ढूंढ सकते, तो इससे बड़ी सियासी नाकामी नहीं हो सकती। क्योंकि सियासत का तो नाम ही ये है कि आप कोई ना कोई मसाइल को किसी तरह हल करें। तो अगर ये एटीट्यूड है हुकूमत का कि वो कहते हैं ठीक है आप आएँ और हम डंडे मारेंगे, आपको अरेस्ट करेंगे, आपको गोलियां बरसाएंगे, जो इन्होंने यहाँ पंजाब में भी किया, जब आपको याद है पीटीआई की जब हमने एहतजाज करने की कोशिश की थी। तो अगर ये एटीट्यूड है तो फिर तो किसी चीज़ का भी हल इनके पास नहीं। हर चीज़ अगर मार के और पीट के और शदीद किस्म का डरा धमका के अगर हल करना है तो फिर ये सियासत नहीं है। उनकी डिमांड्स हैं, उनकी डिमांड्स जो हैं वो उनको जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उसको देखें, उसका कोई मुस्तकबिल का हल ढूंढें। सबसे बड़ा इशू जो मुझे सामने क्राइसिस नज़र आ रहा है इस वक्त एजेके में, वो इसके अलावा ये भी है कि वहाँ का इलेक्शन जो है वो एक तरह से पूरी साफ शफाफ नहीं होने जा रहा और उसमें क्राइसिस जो है बढ़ सकता है। तशद्दुद अगर आप करेंगे तो वो लोग जो कि न्यूट्रल हैं, जो कि शायद समझते नहीं कि ऐसा होना चाहिए, जो पाकिस्तान के साथ हैं और हमेशा रहे हैं, वो भी ये ना हो खुदा न खास्ता कि वो भी किसी तरह नाराज़ हो जाए। तो ये इतना सेंसिटिव एरिया है, इतना सेंसिटिव कि इसको इतने आराम से नहीं कहा जा सकता। एक हुकूमत कहे कि जी हम आप बाहर निकलेंगे तो हम मारेंगे। ये मारपीट से कोई चीज़ का आपको हल नहीं नज़र आता मेरी नज़र में। अच्छा। तो इनको बैठ के गुफ्तगू करें, और बड़ा आसान बात है, सारी सियासी जमातें जो हैं वो चाहेंगी कि इसका हल हो, तो उनको क्यों नहीं साथ लेके चलते। जो पीटीआई है, जो जेयूआई है, जो जितनी बड़े बड़े लीडरान हैं हमारी ये पीटीआई तो खैर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन जेयूआई के ख़िलाफ़ तो आज बहुत से वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी हैं, तो उनको तो मेरा ख्याल है कि अब आप माइनस ही कर दें। ये देखिए ना, हर एक को नाराज़ करना, हर एक से लड़ना झगड़ना, ये कौन सी पहली बार मैंने सियासत में देखा है। वरना तो आपको याद है कि बड़े बड़े लोग आपस में बैठते थे, गुफ्तगू करते थे और फिर किसी तरह मामलात का हल करते थे जब पाकिस्तान का मामला। और मेरा ख्याल है ये जो एजेके का इशू है, ये पूरी पाकिस्तान का, और पाकिस्तान जो 1947 से लड़ रहा है जंग, यूनाइटेड नेशंस में भी और हिंदुस्तान के साथ भी जो जंगें लड़ी, कानूनी जंग भी और फिजिकल जंग भी, वो इसी लड़ रहा है। अब वही आप अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे और फिर आप इस तरह की एटीट्यूड रखेंगे कि जनाब हम ज़बरदस्ती आपसे मनवाएंगे, तो फिर ये बात दुरुस्ती। मैं नहीं कह रहा कौन सही है, कौन दुरुस्त है, कौन गलत है, कौन सही बात कर रहा है, किसकी डिमांड्स जेन्युइन है, किसकी नहीं है, लेकिन मसाइल तो हैं कुछ, और उन मसलों को हल कर। वैसे मैं थोड़ा सा सिर्फ एक मिनट के लिए देखें, कतई तौर पे ना फेडरल गवर्नमेंट की और ये जगह गवर्नमेंट का मसला है, ये ख्वाहिश है, या हमने कभी कहा हो कि डरा धमका के या वायलेंस के ज़रिए हम इसको रोकेंगे। वायलेंस दूसरी तरफ से हुआ है। 3 मार्चेज़ हुए हैं, तीनों में हलाकतें हुई हैं दोनों तरफ से। आखिरी जो अक्टूबर 2025 में उन्होंने लॉन्ग मार्च किया है, 13 लोग उसमें जो है वो हलाक हुए हैं, और उसमें से जो 8 जो हैं वो शोधा जो हैं वो पुलिस के थे, और पुलिस के पास हथियार नहीं थे। अगर हमने डराना धमकाना होता तो अक्टूबर में पिछले साल पुलिस को मसला भेजा जाता। अब इस दफ़ा क्या है, इस दफ़ा पुलिस ने इनकार कर दिया है। मैं आपके प्रोग्राम पे ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि हमें वहाँ पे आप हमारी वो वर्दियाँ उतारते हैं। वहाँ पे लाशों की बेरहमती हुई है इस दफ़ा रावला कोर्ट में, और लोकल वो पुलिस वाले थे जिनकी अच्छा इसकी बेरहमती हुई है। डॉक्टर साहब आप भी हैं, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि तशद्दुद हो, लेकिन उनकी हर मार्च में तशद्दुद है, वायलेंस है। और आखिरी बात ये है कि हमने वो सारे मुतालबात माने, बातचीत की, मुज़ाकरात किए। अब उनका मुतालबा जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो असेंबली ने करनी है। मैं कैसे कर सकता हूँ? कौन सा? कि जी ये 12 सीटों का खात्मा करें। वो तो अब मसला है ही नहीं है, वो तो खत्म हो गया हुआ मसला। अभी तक वही मसला है। नहीं, वो नहीं, डिमांड 12 सीटें ही हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होगी। उससे मैं, राना सनाउल्लाह, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो ख़त्म नहीं कर सकते।
वो अब कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत से भी महरूम करेंगे, हक़ राय दही से भी महरूम करेंगे। जो पाकिस्तान में मुहाजिरीन बसते हैं, हम वो नहीं कर सकते। उसके लिए आप जाएं अपनी असेंबली में, कानून साज असेंबली में, अच्छा, इलेक्शन लड़ें। हमने तो उन्हें पहले भी कहा था कि आपकी बड़ी पब्लिक सपोर्ट है, अब इलेक्शन में आए, लड़ें इलेक्शन। अच्छा, नाज बलोच साहबा, आपकी पार्टी की हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में और मुस्लिम लीग नून भी आपके साथ है वहाँ पे, तो ये क्या आप दोनों पार्टियों की जो गवर्नेंस है ये उसकी नाकामी नहीं है कि एक तरफ आप दोनों इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, बिलावल साहब के भी जलसों का शेड्यूल जो है वो अनाउंस हो चुका है, तारक फजल चौधरी साहब भी अभी वहीं से आ रहे हैं, और दूसरी तरफ वहाँ पे कल एक मार्च हो रहा है और आप लोग मुज़ाकरात से मसला हल करने में कामयाब नहीं है और आप इलेक्शन में भी जा रहे हैं, तो ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों की नाकामी नहीं है? हामिद मीर साहब, ये जो मामला इतना कॉम्प्लेक्स और पेचीदा होता जा रहा है, इसको डेफिनेटली कंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वाज़ेह तौर पे हमेशा कश्मीर के लोगों के हक़ हाकमियत और हक़ रोज़गार के लिए और उनके हक़ मिल्कियत के लिए जस्तजू कर भी रही है और एफर्ट करके आवाज़ भी बुलंद करी है, और हमारा मंशूर यही है। हम तो हक़ हाकमियत, हक़ रोज़गार उनको देना चाहते हैं, हक़ मिल्कियत उनको देना चाहते हैं कश्मीर के लोगों को। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज से नहीं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से हमेशा हमारा नैरेटिव ये रहा है, बीवी शहीद का नैरेटिव हमेशा यही रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम कश्मीर के लोगों को अब उनके हकूक, उनकी बुनियादी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उनकी प्रोटेक्शन उनको देना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उधर के सेहत के शोबे में उनके लिए आसानियां देखना चाहते हैं, उधर तालीम और रोजगार देखना चाहते हैं। लेकिन ये जो मामलात हो रहे हैं, इधर ये इश्तियाल अंगेजी की तरफ जो लेके जाया जा रहा है मामलात को, ये मामलात इससे बिगड़ते हैं, संवरते नहीं हैं। अगर किसी भी किस्म की प्रोटेस्ट की कॉल दी जाती है और उसके बाद वहां पे इंसानी जानों का नुकसान होता है, आगे कश्मीर के लोगों ने बड़ी शहादतें दी हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जो कुर्बानियां रायगा नहीं जाने चाहिए। वो कुर्बानियां, वो जो खून, जो शहीदों का जो खून है, उसका हमें जो है उनका पास रखना है। कश्मीर के लोगों को उनकी जो कुर्बानियां हैं, उनकी कुर्बानियों को हमेशा हमें उनको एंडोर्स करना है, उनके साथ खड़ा होना है, शोदा के वालिदैन के साथ खड़ा होना है, उनकी औलादों के साथ खड़ा होना है। तो ऐसे में अगर ये मामलात खौफनाक अंदाज में जो लेके जाया जा रहा है, इसको कंटेन करने की जरूरत है, इसमें समझने की जरूरत है कि कहीं पर कोई ऐसे जो है वो इंसर्जेंसी वाले जो मामलात हैं, जो बैरूने मुमालिक से जो है इशारे दिए जाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिससे कहीं पर अंसर पाया जाता है, कोई एक्सटर्नल जो है एनिमी हमारा घुसकर ये मामलात करने में शरारत कर रहा है, तो उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। और अंदरूनी खाना भी इख्तलाफात है, तो उसको भी अफवाह तफसीर। अच्छा, अब आप जो अंदरूनी खाना इख्तलाफात की बात कर रही हैं, तो डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनके साथ तो आपकी पार्टी की क़यादत के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मुझे याद है कि पीडीएम में वो आपकी सरबराह हुआ करते थे। तो अब मेरे सामने आपकी भी आज स्टेटमेंट है, आपकी भी है, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, हनीफ अब्बासी साहब, सब ने, एहसन इकबाल साहब ने आज मिलजुल कर मौलाना साहब की बड़ी मजम्मत कर दिया। तो आप अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी मामलात अपने ठीक नहीं रख सकते, तो उनके साथ, कश्मीरियों के साथ कैसे करेंगे ठीक? देखिए मीर साहब, मौलाना साहब की ज़ात से किसी को कोई इशू नहीं है, लेकिन उस सोच से ज़रूर इशू है कि जिससे शुहदा की फैमिली की, उनकी तज़ीक हो। देखिए, जो इदारा है ना फ़ौज का, ये पाकिस्तान की बका, हमारी वक़ार और हमारी सलामती की अलामत है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज हम अपने घरों में बैठे हैं, इसमें जो जवानों और अफसरों की जो शहादतें हैं और लाजवाल कुर्बानी है, उनका बहुत बड़ा अमल दखल है। और ये वो शुहदा हैं कि जिनकी जस्ते खाकी जब उनकी लाशें घर जाती हैं, जवान अफसरों की और जवानों की, तो उनकी माएँ कहती हैं कि मेरा दूसरा बेटा हो तो मैं उस वतन पे कुर्बान करूँगी, पाकिस्तान पे। बाप अपनी जवान बेटी की लाश वसूल करके कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, तुमने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि ये दुनिया के तमाम साइकेट्रिस्ट जो हैं, उनका ये मुसलमा और मानी हुई उनकी ये बात है कि दुनिया के हर दुख का मदावा हो सकता है, लेकिन वो दुख कि जिसने अपनी औलाद को खोया हो, उसका कोई मदावा नहीं है इस दुनिया में। उसको वक्त भी उसको हील नहीं कर सकता। ठीक है। तो आप उनके वालिदैन के जो अपने दिल के ऊपर इतना बोझ है, उनको आप तमस्कर उड़ाएं, उनको मजाक उड़ाएं कि ये तनख्वाहें लेते हैं या फलां करते हैं,
हम इस सोच के ख़िलाफ़ हैं। इनकी तकरीम कौम पे वाजिब है, और इससे डबल ट्रिपल तनख्वाह दे के आप किसी को कहें कि तुम इन हालात में अपनी जान का नजराना पेश करो, हर बंदा नहीं कर सकता। ये एक जज्बा है जो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की अफवाज में है, हमारे अफसरों जवानों में है, और मुसलमान के अंदर अल्लाह ताला ने ये एक शहादत का जज्बा रखा है। अवाम में भी है। मैंने इसीलिए ये नाम लिया, और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो जज्बा रखा है, लीडर हैं उन्होंने भी जाने कुर्बान किए हैं। पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, और JUI भी है, ANP भी है, सब पार्टी वो बिल्कुल उसमें देखें। इसीलिए मैंने कहा है कि ये बात जो है ये हर तरह की सियासी वाबस्तगी से बालातर होके, हर तरह की लाइकिंग डिसलाइकिंग से बालातर हो गया। आपका किसी से इख्तलाफ हो सकता है तो आप ज़रूर करें, लेकिन ये जो चैप्टर है जिसमें शुहदा की जानों के नजराने हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कंट्रोवर्शियल बात जो है वो कभी भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो माजी के ताल्लुकात ख़त्म हो गया? ये हमारी लीडरशिप का उनके साथ बड़ा एक करीबी ताल्लुक़ रहा है, और उनकी ज़ात के हवाले से मैंने कहा है कि हमने कोई खुदा न खास्ता उनकी कोई तज़ीक नहीं की, ना नाम लेके जो आप मेरी अपने ट्वीट का हवाला दिया है मैंने भी उनका नाम नहीं लिया। अच्छा, आपने अपनी ट्वीट में अपना नाम, उनका नाम नहीं दिया, लेकिन मैंने उस सोच की लेकिन बात ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने नाम से शुरू किया है, और आगे जा कह रहे हैं कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी जान नहीं देता, जान की कुर्बानी के पीछे किसी नज़रिए, अकीदे, फ़र्ज़ और वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। यही आप भी कह रहे हैं। और फिर वो आगे कहते हैं मौलाना साहब ने सिर्फ एक अदारे को नहीं, हज़ारों शोहदा, ज़ख्मियों, बेवाओं, यतीम बच्चों और सोगवार वालदैन के जज्बात को मजरूह किया है। एहसन इकबाल साहब ने भी यही बात की है कि शहादत का मुकाम किसी दुनियावी मुआवजे से कहीं बुलंद है। तनख्वाह खिदमत का मुआवजा हो सकती है, लेकिन जान का नजराना कभी किसी माली कीमत में नहीं तोला जा सकता। तो अली ज़फ़र साहब, आपका क्या ख्याल है कि वाकई मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जिसकी आप भी मजम्मत करेंगे? देखिए, मैं तो बड़ा इसमें क्लियर हूँ जी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी की स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट करूँगा, ना किसी के ख़िलाफ़ बात करूँगा। मैं अपनी बात ज़रूर करूँगा कि मेरी नज़र में हम जो बैठे हैं इधर इस मुल्क में और खुशहाल हैं, और जो दुश्मन है, बहुत सारे दुश्मन हैं हमारे, वो जो हमें हमला करना चाहते हैं, हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उसमें हमारे जो नौजवान सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे आर्म्ड फोर्सेस के हों, एयरफोर्स के हों, वो हमारे लिए हमारे बच्चे हैं, हमारे बहन भाई हैं। हम हमारे लिए बहुत इज़्ज़त है उनकी, और वो हमारे लिए जान दे सकते हैं तो हम भी उनके लिए जान दे सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। किसी भी मुल्क की जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, वो एक तरह मुल्क की वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, और हम जो सिविलियंस हैं, हम बैठ के अपना कारोबार करते हैं, हम ज़िंदगी गुजारते हैं, वो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आप जो हमारे शोधा हैं, जो हमारे लोग हैं, जो सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो अपना प्रोफेशन अपनी जो उसके मुताबिक जो एक्ट कर रहे हैं, वो उसमें तो कोई किसी को हक नहीं है कि उनके खिलाफ कोई बात करे, जो भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई और हो। लेकिन हाँ, जहाँ तक आपकी अपनी ज़ाती राय है कि क्या होना चाहिए सियासत में, क्या होना चाहिए, आपकी बलूचिस्तान में अगर कोई इशू है उसको किस तरह डील करना चाहिए, टेररिज्म के ख़िलाफ़ क्या होना चाहिए, उसमें आप अपनी अपनी राय रख सकते हैं कि क्या बेस्ट स्ट्रेटजीज़ हैं। लेकिन आप इस तरह अटैक किसी को कोई नहीं कर सकते, ये नाजायज़ बात है। जी नाज बलोच साहबा, आपका क्या ख्याल है इस मामले में? जी हामिद मीर साहब, बिल्कुल यही जो अली ज़फ़र साहब बात कर रहे हैं, हकीकत यही है कि हम तो बंद कमरों में, एसी वाले कमरों में, ठंडे माहौल में बैठकर और मौसम की सख्तियों को तो बर्दाश्त हम नहीं कर रहे ना। जो फौजी जवान मौसम की सख्तियों को गर्मियों में या ठंडे सख्त मौसम के अंदर जिस तरह वो 24 घंटा अपनी फैमिली से दूर रह के, अपने मासूम बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने वालदैन से, बुजुर्ग वालदैन से दूर रहकर जब मुल्क का दिफा कर रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये वो एहसास है, ये वो जज्बा हुब्बुल वतनी है, और ये वो जज्बा शहादत है जिसकी हमें कदर भी करनी चाहिए। और उसकी जितनी भी मैं समझती हूँ कि उनके वालदैन के साथ जो शोदा के वालदैन हैं, उनकी कम से कम दिल आज़ारी करने का हक किसी को हासिल नहीं है, क्योंकि ये पैसों से ये जज्बा नहीं आता,
तनख्वाहें इससे डबल ट्रिपल जो है गुना वो लोग लेते हैं जो कि बंद एसी वाले कमरों में बैठकर जो है अपने रोजाना के 9 to 5 की जॉब भी करते हैं, लेकिन वो ये शायद जज्बा उनके अंदर ना होगा, या शायद वो अपने बच्चों से, अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से, अपने बीमार वालिदैन से भी दूर रहने का वो जज्बा जो है वो हिम्मत हासिल नहीं कर सकते, जबकि फौजी जवान जो है वो ये सब कुछ कर रहा होता है अपने मुल्क के लिए, अपने वतन की मट्टी के लिए। और वाकई में जो उनकी शहादतें हैं, उनकी जितनी भी उनकी फैमिलीज को हम इस पे खराज तहसीन पेश करें, अल्फाज कम पड़ते हैं। और बिल्कुल तारिक फजल चौधरी साहब ने भी सही बात की कि उन वालिदैन से पूछें जो अपने औलाद को खोते हैं, वो गम जिंदगी भर उनके साथ ही रहता है और वो जुड़ जाता है, उनकी हर सांस के अंदर वो सदमा उनके साथ चलता रहता है कि उन्होंने अपनी औलाद को खोया है। तो ये मेरा ख्याल है मवाजना बहुत गलत है कह देना कि वो तनख्वाह लेते हैं। तनख्वाह तो सभी लेते हैं, लेकिन जितनी वफादारी के साथ, जितने मुल्क के, अपने मुल्क की बका के लिए और मुल्क के परचम की खातिर, और फिर उसी परचम में लिपटे हुए जब वो जवान अपने घरों तक पहुंचते हैं, तो मेरा ख्याल है ये वो अल्फाज हैं, ये वो इमोशंस हैं, ये वो जज्बात हैं जिनको मजरू करने का हम में से किसी को भी इख्तियार नहीं कि हम उनके जज्बात को मजरू करें। अच्छा, तो तारिक फजल चौधरी साहब, अब इस मामले पे मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक पेज पे मुझे नज़र आ रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान के ख़िलाफ़। दीगर कौमी मामलात पर भी आप लोगों में कोई कंसेंसस हो सकता है? देखिए, मैं सिर्फ एक जुमले में ये बात कह दूंगा कि हम तीनों जमातों जिनका आपने जिक्र किया है वो पाकिस्तान के फ़ौज शोहदा के मुकदमे पे एक साथ हैं और होना भी चाहिए, और इसमें पूरी कौम इकट्ठी होती है। शोहदा जो है उस पे तो मैं मानता हूँ, लेकिन फ़ौज के बारे में, उसके सियासी किरदार के बारे में तो आपकी लीडरशिप और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप माजी में बहुत कुछ कह चुकी है। मैं अब उस डिबेट में नहीं जाऊँगा। मैं ये बात कह चुका हूँ कि अगर आपको किसी से इख्तलाफ है तो इख्तलाफ करने का भी 100 तरीके होते हैं, और वो उसमें शोहदा बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात ठीक है। फ़ौज की बात करें तो वो भी उसका अपना ही तरीकाकार है, तो इसलिए ये बात तो क्लियर है। बाकी जहाँ तक आपने बात की है जी कंसेंसस की, तो उसके लिए तो हम वो क्या कहते हैं कि हमतन तैयार हैं, हमतन गोश हैं और पुरजोश हैं, सब कुछ हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जितनी दफ़ा जाके लीडर ऑफ अपोजिशन को दावत दे चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब और मैं ख़ुद लीडर ऑफ अपोजिशन के चैम्बर में जाके उनसे दरख्वास्त कर चुके हैं कि आप कोई जगह मुकर्रर करें। आप असम्बली में, उन्होंने कहा, हमने कहा जी असम्बली में जो जगह आप रखेंगे प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाएंगे। अब ये बीच में ये सालसी की वजह से जो अमेरिका और ईरान की जंग थी, प्राइम मिनिस्टर की अवेलेबिलिटी कम रही। जब कहेंगे हम जाने के लिए तैयार हैं, हम बिल्कुल ना किसी अना के खौल में हैं, ना हमें कोई और प्रॉब्लम है। हम इस मामले को बातचीत से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो सियासी आपस में इख्तलाफात कह लें, तफरक़ात कह लें, ख़त्म होना चाहिए। मुल्क ने आगे बढ़ना है। और मेरे साहब, इसके अलावा एक आखिरी बात मैं करूँगा इस मौजू के हवाले से कि देखें, कोई भी इशू हो ना, वो आप आपस में डिबेट करें, असम्बली में डिबेट करें, टॉक शोज़ पे करें, जहाँ मर्ज़ी करें, लेकिन जहाँ मुल्क की सालमियत की बात है ना, उस इशू के ऊपर आपको ज़रूर बैठना चाहिए। मुझे कोई सियासी शख्सियत या उनको मैं कितना ही पसंद हूँ ना पसंद हूँ, मेरी शक्ल पसंद हो ना पसंद हो, पाकिस्तान के वो कोर इशूज़, जिसमें से एक और इशू आपकी इस वक्त टेररिज्म है, इस वक्त आपके मुल्क की दाखिली सलामती है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे आपको यक ज़बान होना चाहिए। वो अली ज़फ़र साहब ने कहा, मैं उनकी बात को सेकंड करता हूँ। हमारी किसी पॉलिसी, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को आपको इख्तलाफ है, आके बैठ के कहें कि जी यहाँ पे ये आप इस तरह कर रहे हैं, बलोचिस्तान में ऐसा होना चाहिए। हम उसे वेलकम करेंगे, और अगर आपकी तजवीज़ बेहतर हुई तो हम उसे अडॉप्ट भी करेंगे, क्योंकि हम मामलात को सुलझाना चाहते हैं, उलझाना नहीं चाहते। फाटा की कोई तजवीज़ दें, और एक वक्त में जो उन्होंने कहा ना जनाब कि ये काम पहले ये, देखें, अफवाज हो, गवर्नमेंट हो, सिक्योरिटी के इदारे हों, वो ये सारे काम एक वक्त में कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन बॉर्डर का दिफा कर रहे हैं तो अफ़गानिस्तान जो है उधर कोई हमारी नज़र कम है, उधर भी उतनी ही नज़र है, कश्मीर अपना बलोचिस्तान पे भी उतनी ही नज़र है, इंडिया के बॉर्डर पे भी उतनी ही नज़र है। तो ये सारी बातें साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। मैंने दावत देता हूँ वहीं बैठ के ज़रूर इस पर बात करें। चलें, आपकी दावत सुन ली है अली ज़फ़र साहब ने, उनसे रिस्पॉन्स लेते हैं एक ब्रेक के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। सेनेटर अली ज़फ़र साहब, तारिक फजल चौधरी साहब ने आपको मुज़ाकरात की दावत दी है। वो कह रहे हैं जी वज़ीर आज़म साहब भी मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं अपोजिशन लीडर महमूद खान चकज़ई साहब को। तो इस मुज़ाकरात की दावत पर आप क्या कहेंगे? हाँ नमी साहब, हम पीटीआई के तौर पे अगर मैं बात करूं तो हम हमारे एक असूल है, हम चाहते हैं कि आइन की
और कानून की हुक्मरानी हो, और हम उस पर बातचीत करना चाहते हैं। हमें जमहूरियत में हाइब्रिड निज़ाम मंजूर नहीं है। हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर साहब भी और हुकूमती लोग भी एक सियासी बयान ज़रूर देते हैं कि आए बात करें, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा कहना है, लेकिन इनके पास बदकिस्मती से ना इख्तियार है, ना नीयत है, ना इनका मकसद है कि कोई बातचीत करें और उस हाइब्रिड रजीम को हटाया जाए, आइन की बहाली हो, कानून की हुक्मरानी हो। ये इनका आइडिया नहीं है, इनकी नीयत ही नहीं है। इसलिए बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बात आगे बढ़ सकती है जब तक ये अपनी नीयत साफ ना कर लें और ये अमल करके दिखाएं कि वाकई ही इनकी तो नीयत देखें है। ना, अब एक इशू पे तो आप लोग एक दूसरे से इत्तेफाक कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के स्टेटमेंट पे आप सब यक ज़ुबान कह रहे हैं जी गलत स्टेटमेंट है, लेकिन इस मामले पे अब कौम जो है वो क्या सोचेगी आप सब के बारे में कि जी कौमी इश्यूज़ पर जब आपस में बातचीत और इत्तेफाक राय की बात आती है तो ये कहते हैं कि नहीं भाई आप नहीं, आपसे बात नहीं। ये भी पूछ लें कि आपके पास कौन सी ऐसी दूरबीन है जिससे आप हमारी नीयत का हाल जान लेते हैं। नीयत का अब वो फिर पर्सनल हो जाएगा, जवाब मुझे नहीं देना चाहिए। जवाब जो है आपको मेरे पता मेरे लगा पास कि बड़ा भाई अच्छा नीयत जवाब क्या है, है। लेकिन जवाब अगर अली जफर साहब आप ही दें तो फिर। नहीं आप ना नहीं उन्हें देने दें, मुझे पता है आपने क्या देना है। एक छोटी बात करते हैं इस सवाल पे। बात ये है कि अगर आपने वाकई ही आपकी नीयत है, हाँ एक सेकंड के लिए समझ लेते हैं हम कि वाकई आप चाहते हैं मुज़ाकरात करना और बातचीत करना, जो मैं भी जिस चीज़ का कायल हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ हल हर चीज़ का बातचीत से ही है, तो फिर आप अमल करके उस पर दिखाएं। पहले आप कोई ऐसे माहौल बनाएं। ये नहीं हो सकता कि एक हाथ से आप मारें और दूसरे हाथ से आप बढ़ा के कहीं आके हाथ मिलाते हैं। ठीक है। आप कम से कम हमारी जो सियासी हकूक हैं वो तो दीजिए, हमारे जो लीडरान हैं उन पे जो तशद्दुद होता है वो ख़त्म कर दीजिए, हमें मुलाकात करने दें अपने लीडर से। आप एक तरफ कहते हैं कि नहीं आप बात ये वाली बात करनी ही नहीं है, आप वैसे आके बात अच्छा, करें तो हम क्या बात तो करें? अच्छा अब मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, तो आखिर में नाज बलोच साहबा आपको क्या लग रहा है कि कोई आने वाले दिनों में कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो सकता है या नहीं हो सकता, या पाकिस्तान ने सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान ही डायलॉग करवा के तो फ़ख्र का इजहार करना है, आपस में मुज़ाकरात नहीं करने हैं? हामिद मीर साहब, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। जब हम कहाँ पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे नौजवान जो है वो आईटी की उन मंजिलों को, उन हदों को छू रहे हैं जहाँ मुल्क कामयाबी की तरफ तेजी से जी, निकल रहा है। ऐसे में हम अपने नौजवान के लिए एक बहुत ही पुरअमन पाकिस्तान और एक ऐसा पाकिस्तान, सिक्योर पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान जो सर मेरे आगे सवाल का फ्यूचर जवाब की दे तरफ दें, जाने वाला मेरे हो। सवाल का जवाब तो दे उसके दें। लिए मिलकर बिल्कुल डायलॉग की जरूरत है, हमें मिलकर बैठने की जरूरत ठीक है, है। हमें बातचीत करने की जरूरत है और पार्लियामेंट के अंदर मैक्सिमम डिबेट करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब और अली ज़फ़र साहब और नाज बलोच साहब। लेकिन मैं आपको सिंध के एक बहुत बड़े शायर हैं, मारूफ शायर हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, उनका एक शेर है सिंधी में, फिर उसका मैं आपको तर्जमा भी बताता हूँ। वो कहते हैं, रब रुस्से मत खस्से हने केन हथियार, एड़ा दस्से पार जैसा जोखियो जे अखे। अब इसका मतलब ये है कि जब रब किसी से नाराज़ होता है तो फिर वो हथियार से उसको नहीं मारता, बल्कि उस इंसान की अकल उससे छीन लेता है और फिर इंसान ऐसे फ़ैसले करता है जो उसे तबाही की तरफ ले जाते हैं। अब मैं आखिर में सिर्फ ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की जो सियासी अशराफिया और हुक्मरान तबका है उसको ऐसी अकल दे कि वो दुरुस्त फ़ैसले करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।